वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 पिता का पत्र पुत्री के नाम। देखेंगे पाठ का परिचय। इस पाठ में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा नैनी जेल में पुत्री इंदिरा को लिखे इस पत्र में मिस्र की विशेषताओं का वर्णन है। यानी ये पाठ किसके बारे में किसने लिखा है? जब ये पाठ के अंदर एक पत्र है, जो पत्र लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा लिखा गया है। और कहाँ से लिखा गया है? नैनी जेल से। यानी जब वो जेल के अंदर थे तब उनके द्वारा ये पत्र लिखा गया है। और किसको लिखा गया है? उनकी पुत्री इंदिरा गांधी। ओके, इंदिरा गांधी को जब वो छोटे थे तब उनको ये पत्र लिखा था। और पत्र के अंदर क्या लिखा है, किसके बारे में है? मिस्र की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है। पाठ का उद्देश्य देखेंगे। मिस्र की विशेषताओं से अवगत कराना तथा सामान्य ज्ञान बढ़ाना। ये पत्र को यहाँ पे रखने का उद्देश्य है कि आपको मिस्र की विशेषताएं पता चले और उनके बारे में आपकी जानकारी बढ़े। चलो अब देखेंगे पत्र। हमारा चैप्टर शुरू होता है पत्र से ही। तो स्टार्टिंग में पत्र जैसे लिखा जाता है वैसे लिखा हुआ है। प्रिय इंदिरा, संबोधन से पत्र शुरू होता है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और छोटे बड़े देशों की छोटी छोटी कथाएं लिखा करूंगा। पत्र के शुरुआत में पंडित जी क्या लिखते हैं उनकी बेटी को कि जब तुम मेरे साथ होती हो तो अक्सर यानी प्रायः तुम मुझे बहुत सारी बातें पूछा करती हो और मैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने अब ऐसा सोचा है कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने के साथ साथ इस दुनिया के बारे में, उसके छोटे बड़े देशों के बारे में जो विशेषताएं हैं उसकी भी बातें तुमको अब से लिख लिया करूंगा। पुराने जमाने में शहरों और गांवों में किस तरह के लोग रहते थे, उनका कुछ हाल उनके बताए हुए बड़े बड़े मकानों और इमारतों से मालूम होता है। कुछ हाल उनकी पत्थर की तख्तियों की लिखावट से भी मालूम होता है जो वे छोड़ गए हैं। क्या बताते हैं इस पैराग्राफ के अंदर कि पुराने के जमाने के लोग कैसे थे, वो उनके बनाए हुए मकानों से, शहरों और गांव के लोग कैसे थे वो उनके बनाए हुए मकान से पता चलता था। और इसके अलावा पत्थर की तख्तिया का अर्थ होता है पत्थर की पट्टी। पत्थर की पट्टी के ऊपर जो लिखावट होती है उनसे भी पता चलता है कि उस जमाने के लोग कैसे रहते थे। इसके अलावा कुछ बहुत पुरानी किताबें भी है जिनसे उस पुराने जमाने का बहुत कुछ हाल मालूम होता है। तख्तिया और मकान के अलावा कुछ पुरानी किताबें भी है जिससे उनका हाल मालूम पड़ता है। मिस्र में अभी बड़ी बड़ी मीनारें और स्फिंक्स मौजूद है। लश्कर और दूसरी जगहों में बहुत बड़े मंदिरों के खंडहर नजर आते हैं। तुमने इन्हें देखा ही नहीं है, लेकिन जिस वक्त हम स्वेज नहर से गुजर रहे थे वे हमसे बहुत दूर न थे, लेकिन तुमने उनकी तस्वीर देखी है। शायद तुम्हारे पास उनकी तस्वीरों के पोस्टकार्ड मौजूद हो। उसके बाद वो क्या बताते हैं कि मिस्र की संस्कृति के अंदर बहुत सारी, मिस्र में बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी मीनारें हैं और स्फिंक्स मौजूद है। आगे देखेंगे कि स्फिंक्स किसको कहा जाता है। इसके अलावा लक्सर और दूसरी जगहों में बहुत बड़े बड़े मंदिर है और खंडहर है। खंडहर का अर्थ होता है अवशेष नजर आते हैं। शायद तुमने उसे देखा भी होगा, पर तुम्हारा ध्यान जब हम नहर से, मतलब वो पापा अपनी बेटी को ऐसा बताते हैं कि जब हम लोग स्वेज नहर से गुजर रहे थे तब वो हमसे बहुत दूर नहीं थे, यानी थोड़े ही पास थे, पर तुम्हारी नजर उनके ऊपर गई नहीं होगी। पर तुम्हारे पास जो तस्वीर है वो तस्वीर के अंदर, वो पोस्ट कार्ड है उसके अंदर वो चित्र, उनकी तस्वीर होगी शायद। स्फिंक्स, यहाँ पे स्फिंक्स का अर्थ लिखा है। स्फिंक्स औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। हमने देखा ना स्फिंक्स, मिस्र के अंदर स्फिंक्स और
स्फिंक्स और मीनारे मौजूद है, तो स्फिंक्स किसे कहते हैं कि औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति, उसे कहा जाता है स्फिंक्स। शायद आपने कुछ इंग्लिश पिक्चरों के अंदर या फिर हिंदी पिक्चरों के अंदर भी ऐसी मूर्ति देखी होगी। इसको कहा जाता है स्फिंक्स, कि जो होती है औरत पर उसका फेस कैसा होता है, शेर का। शेर के फेस वाली औरत की एक मूर्ति, उसे कहा जाता है स्फिंक्स। इसका डील डॉल बहुत बड़ा है। किसी को यह मालूम नहीं है कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई और उसका क्या मतलब है। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब मुरझाई हुई मुस्कुराहट है। किसी की समझ में ये नहीं आता कि वह क्यों मुस्कुरा रही है। किसी के बारे में यह कहना कि वह स्फिंक्स की तरह है, तो इसका मतलब है कि तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते। पूरे पैराग्राफ में स्फिंक्स के बारे में बताया है कि स्फिंक्स किसे कहते हैं। स्फिंक्स की मूर्ति कैसी है, बहुत बड़ी है। देखो साइज में आपको दिख रही है ना, ये साइज में बहुत बड़ी होती है। परंतु किसी को भी ये नहीं पता चला अभी तक कि ये मूर्ति क्यों बनाई गई है और इसका क्या मतलब है। उसके चेहरे के ऊपर जो अजीब मुरझाई हुई मुस्कुराहट है, अजीब का मतलब होता है विचित्र तरह की, जो उदासी है उसके चेहरे पर। मुरझाई का मतलब होता है उदासी, अजीब सी विचित्र सी उदासी है। उसका कारण क्या है, ओके, तो इसके बारे में कोई समझ पाया नहीं है। तो अगर कोई ऐसी बात करे कि मुझे वो स्फिंक्स की तरह लगता है, तो उसका अर्थ होता है कि तुम उसको बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। मिस्र की मीनारें भी बहुत लंबी चौड़ी है। दरअसल वे मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं, जिन्हें फिरहून कहते हैं। क्या बताया, अब फिरहून का मतलब बताया कि फिरहून किसे कहा जाता है, तो उसे वो मकबरे को कहा जाता है। मिस्र के अंदर मीनारें भी है जो बहुत लंबी और चौड़ी है। दरअसल का मतलब होता है वास्तव में मिस्र के पुराने जो बादशाह है उनके मकबरे है। यानी मकबरों का अर्थ होता है मरने के बाद उनकी डेड बॉडी को संभाल के रखा जाने वाली जगह, जिन्हें फिरहून कहा जाता है। तुम्हें याद है कि तुमने लंदन में अजायब घर में एक मिस्र की मम्मी देखी थी। मम्मी किसी आदमी या जानवर के शव को कहते हैं, जिसमें कुछ ऐसे तेल और मसाले लगा दिए गए हो कि वह सड़ न सके। क्या बताया है कि मिस्र के एक अजायब घर तुमने शायद देखा हो, तो उसके अंदर एक मम्मी थी। ओके, मम्मी किसे कहते हैं, मैंने बोला ना, शव को मरने के बाद संभाल के तेल और मसाले लगाकर उसको सड़ न सके इसलिए उसको संभाल कर रखा जाता है। पिक्चर के अंदर भी आपको ऐसी एक मम्मी दिखती है। ओके, बॉडी के अंदर तेल और मसाले लगाकर, पट्टियां लगाकर ऐसे मम्मी बना दी जाती है। तो लंदन के अंदर एक अजायब घर यानी संग्रहालय के अंदर ऐसी एक मम्मी रखी गई है। शायद तुमने उसको देखा होगा। मम्मी किसी आदमी या जानवर का भी शव हो सकता है। फिरहून की लाशों की मम्मी बना दी जाती थी और तब उन बड़ी बड़ी मीनारों में रख दी जाती थी। क्या होता था, फिरहून की लाशों यानी जो भी बादशाह ये मर जाते थे तो उनकी लाशों को क्या करते थे, वो मम्मी बना देते थे और ऐसी बड़ी बड़ी मीनारों में वो लाशों को रखा जाता था। शवों के पास सोने और चांदी के गहने और सजावट की चीजें और खाना रख दिया जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि शायद मरने के बाद उन्हें इन चीजों की जरूरत हो। क्या बताते हैं अभी इस लाइन के अंदर कि मम्मी तो बना दी जाती थी, पर मम्मी के साथ कुछ चीजें रखी जाती थी। सोने चांदी के गहने रखे जाते थे, सजावट की चीजें रखी जाती थी और खाना तक भी उनके साथ रख दिया जाता था। और लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी शायद उनको इन चीजों की जरूरत रहेगी। 2-3 साल हुए, कुछ लोग ने इनमें से एक मीनार के अंदर एक फिरहून का शव पाया, जिसका नाम तूतिन खामिन था। उसके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीजें रखी हुई थी। और क्या बताते हैं कि 2-3 साल पहले एक मीनार के अंदर से एक फिरहून का शव पाया गया और शव का नाम क्या था, तूतिन खामिन था। और शव के पास कुछ खूबसूरत और कीमती चीजें रखी हुई थी जो पाई गई थी। उस जमाने में मिस्र में खेती को सींचने के लिए अच्छी अच्छी नहरें और झीलें बनाई जाती थी। मेरेडू नाम की झील खास तौर पर मशहूर थी। उस जमाने में
ये मीनार के अलावा भी उन्होंने मिस्र के लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं कि मिस्र के अंदर खेती के लिए उन्होंने नहरें और झीलें बनाई थी। और इसके झीलों के अंदर सबसे खास तौर पे उसके मेरुडू नाम की झील सबसे यानी खास तौर से विशेष रूप से वो मशहूर थी। इससे मालूम होता है कि मिस्र के रहने वाले कितने होशियार थे। उनके द्वारा बनाई गई झील और नहरों से पता चलता है कि वो लोग कितने योग्य थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। इन नहरों और झीलों और बड़े बड़े मीनारों को अच्छे अच्छे इंजीनियर ने ही बनाया होगा। क्या बताते हैं कि ये नहरों और झीलों और ये बड़ी बड़ी जो मीनारें हैं वो कोई अच्छा इंजीनियर ही बना सकता है। तो वो लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो वो कैसे थे? होशियार थे, योग्य थे उन काम के लिए। कैंडिया या क्रीट एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। सईद बंदरगाह से वेनिस जाते वक्त हम उस टापू के पास से होकर निकले थे। अब क्या बताते हैं जवाहरलाल नेहरू जी कि हम लोग एक भूमध्य सागर के एक क्रीट नाम का एक छोटा सा टापू है, वहां से वेनिस जाते समय हम लोग उस टापू से होकर निकले थे। उस छोटे से टापू में उस पुराने जमाने में बहुत अच्छी सभ्यता पाई जाती थी। निसोज में एक बहुत बड़ा महल था और उसके खंडहर अब तक मौजूद है। इस महल में गुसलखाने यानी स्नान घर थे और पानी के नल भी थे। देखो कितने पुराने जमाने की बात बताई कि जब तुम छोटी थी और हम इस टापू के पास से होकर गुजरे थे, तब उस टापू के अंदर एक पुराना खंडहर अभी तक मौजूद है जिसके अंदर स्नान घर थे, पानी के नल थे, जिन्हें नादान लोग नए जमाने की निकली हुई चीज समझते हैं। इसके अलावा मिट्टी के खूबसूरत बर्तन, पत्थर की नक्काशी के नमूने, तस्वीरें, धातु और हाथी दांत के बारीक काम भी होते थे। इस छोटे से टापू के लोग शांति से रहते थे और उन्होंने खूब तरक्की की थी। और क्या बताते हैं कि ये सब लोग, ये नल और गुसलखाने उस जमाने में भी मौजूद थे, पर कुछ नादान लोग यानी कुछ ना समझ लोग ऐसा समझते हैं कि नल ये सारी चीजें अभी निकली हुई है, जबकि वो बहुत पहले भी बनाई गई थी। यहाँ नल और स्नानघर के अलावा बहुत सारे मिट्टी के खूबसूरत बर्तन भी मिले हैं। वहाँ पत्थर की नक्काशी का मतलब होता है पत्थर के ऊपर उभरा हुआ सजावट का काम। ऐसा काम के बहुत सारे नमूने भी वहां से मिले हैं। बहुत सारी तस्वीरें, धातु, हाथी दांत के बारीक काम, हाथी दांत के अंदर किया हुआ काम, ऐसे भी वहां पे होते थे। तो इस छोटे से टापू के लोग शांति से रहते थे और उन्होंने वहां पे बहुत तरक्की की थी। अब देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। तुमने मीरदास बादशाह का हाल पढ़ा होगा, जिसके बारे में मशहूर है कि जिस चीज को वो छू लेता था सोना हो जाती थी। वह खाना न खा सकता था क्योंकि खाना सोना हो जाता था, और सोना तो खाने की चीज नहीं। उसके लालच की उसे यह सजा दी गई थी। यह है तो एक मजेदार कहानी, लेकिन इससे हमें यह मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक चीज नहीं है जितना लोग सोचते हैं। क्रीट के सब राजा मिदास कहलाते थे और यह कहानी उन्हीं में से किसी राजा की होगी। यानी नेहरू जी ने बताया कि हम लोग जो टापू के पास से गुजरे थे उसके एक राजा की कहानी तुमने सुनी होगी जिसका नाम था मीरदास बादशाह। यानी ये बादशाह को क्या सजा मिली थी कि वो जिस चीज को छूता था वो सोना बन जाती थी। इवन वो खाना भी खाने के लिए उसको टच करता था तो खाना भी सोना बन जाता था, तो वो खाना भी खा सकता नहीं था। तो ये उसी में से एक राजा, मीरदास टापू के किसी एक राजा की कहानी है कि सोना इतनी अच्छी चीज है, लाभदायक चीज है जितना उसको लोग सोचते हैं, परंतु वो लाभदायक चीज नहीं है जितना लोग उसे सोने को लाभदायक समझते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ये पत्र खत्म होता है और लास्ट में वो जो जिसने पत्र लिखा है वो अपना नाम लिखते हैं पत्र के अंदर। तो यहाँ नेहरू जी ने पत्र लिखा है, तो लास्ट में ऐसा लिखा गया है, तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे यहाँ पे पत्र भी खत्म होता है और हमारा चैप्टर की समझूती भी खत्म होती है। अब हम देखेंगे हमारे पाठ की एक्सरसाइज। उसके अंदर सबसे पहले दिया है श्रुतलेख यानी डिक्टेशन वर्ड। ये वर्ड को सिर्फ हम देखेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। तख्तियों, कथाएं, स्फिंक्स, खंडहर, स्वेज, मूर्ति, डील डॉल,
मृत तूतन खामिन। अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न है 4 और उसके बाद है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न के अंदर भी 5 लिखित प्रश्न है जिसके उत्तर हम लोग देखेंगे नोटबुक में। मौखिक प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क है, यह पत्र कब और कहां से लिखा गया था? तो उत्तर आएगा, यह पत्र सन 1930 में नैनी जेल से लिखा गया था। प्रश्न नंबर ख, पत्र में किस टापू का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर आएगा, पत्र में केडिया या क्रीट टापू का उल्लेख किया गया है। स्फिंक्स। स्फिंक्स किसे कहते हैं? तो उत्तर आएगा, औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को स्फिंक्स कहते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर घ, मिस्र के बादशाहों के मकबरे क्या कहलाते थे? तो उत्तर आएगा, मिस्र के बादशाहों के मकबरे फिरहून कहलाते थे। अब देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। लिखित प्रश्न के अंदर प्रश्न नंबर क है, स्फिंक्स मूर्ति की विशेषताओं के बारे में बताओ। तो उत्तर आएगा, स्फिंक्स के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट है। किसी की समझ में यह नहीं आता कि वह क्यों मुस्कुरा रही है। ओके, मुरझाई हुई। ओके, स्फिंक्स के चेहरे पर एक अजीब मुरझाई हुई मुस्कुराहट है। किसी की समझ में यह नहीं आता कि वह मुस्कुरा क्यों रही है। प्रश्न नंबर ख, मम्मी क्या है और इसे लंदन में क्यों रखा गया है? तो उत्तर आएगा, किसी आदमी या जानवर के शव को मम्मी कहते हैं। इसे लंदन के अजायब घर में रखा गया था। प्रश्न नंबर ग देखेंगे, पुराने समय में लोग मम्मी के साथ खाने पीने का सामान क्यों रखते थे? तो उत्तर आएगा, पुराने समय में लोग मम्मी के साथ खाने पीने का सामान इसलिए रखते थे क्योंकि लोगों का मानना था कि शायद मरने के बाद उन्हें इन चीजों की जरूरत हो। प्रश्न नंबर घ, मीरदास बादशाह के बारे में पत्र में क्या बताया गया है? तो उत्तर में लिखेंगे, मीरदास बादशाह जिस चीज को छू लेता था सोना हो जाती थी। वह खाना नहीं खा सकता था क्योंकि खाना सोना हो जाता था और सोना तो खाने की चीज नहीं। उसके लालच की सजा दी गई थी। प्रश्न नंबर ड, मीरदास बादशाह की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर आएगा, मीरदास बादशाह की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक चीज नहीं है जितना लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे लिखित और मौखिक प्रश्नों के उत्तर खत्म होते हैं। हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 नोटबुक के अंदर देख लिया। अभी प्रश्न 3 से हम लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक में। वाक्य पूरे करो। मिस्र में बड़ी बड़ी खाली जगह और खाली जगह मौजूद है। क्या मौजूद थी? मीनारे और स्फिंक्स। ख, खेतों को सींचने के लिए अच्छी अच्छी खाली जगह और खाली जगह बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? खेतों को सींचने के लिए नहरें और झीलें। ओके। ग, नौसोज में एक बहुत बड़ा खाली जगह था और उसके अंदर खाली जगह अब भी मौजूद है। क्या था नौसोज के अंदर? एक बड़ा महल था। जो उसके अंदर क्या था जो अभी तक मौजूद है? उसके खंडहर। ओके, जो अभी तक मौजूद है। केडिया या क्रीट एक छोटा सा खाली जगह है जो खाली जगह सागर में है। क्या नाम था टापू का? छोटा सा केडिया एक क्या है? छोटा सा टापू है और वो कहाँ पे है? भूमध्य सागर में है। ड, मीरदास राजा को उसके खाली जगह की सजा मिली थी। किसकी सजा मिली थी मीरदास राजा को? उसके लालच की सजा मिली थी। अब हम देखेंगे भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में खोजकर जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द
लिखो। जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा हमें ढूंढकर लिखनी है। वो किसे कहते हैं उसको हम पिछले स्टैंडर्ड में देख गए थे। जातिवाचक संज्ञा यानी किताब, और दूसरा क्या आएगा जो जाति का बोध करता हो, देश। दूसरा कौन सा वर्ड आएगा बुक में से, कथा और मंदिर। भाववाचक संज्ञा यानी जिससे भाव का पता चले, फीलिंग्स का पता चले, तो उसके अंदर आएगा लिखावट, मुस्कुराहट, जरूरत और तरक्की, जिसे भाव पता चलते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या लिखा है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताओ। संज्ञा के अंदर क्या स्पेशल छुपा हुआ है, सर्वनाम के अंदर क्या स्पेशल छुपा हुआ है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे मंजुला के पास लाल कलम है, तो उसके अंदर क्या है, लाल क्या है, विशेषण है। इस वाक्य में लाल शब्द कलम की विशेषता बताने के कारण विशेषण है। कलम है वो संज्ञा है, पर कलम कैसी है, लाल है, यानी लाल उसकी क्या हुई, विशेषता। इसीलिए ये वर्ड क्या है, विशेषण है। विशेषण शब्द को रेखांकित करो और सामने लिखो। सेंटेंस में से विशेषण शब्द ढूंढने हैं। क, पुरानी किताबें इतिहास बताती है। तो क्या है, किताब तो है पर किताब कैसी है, पुरानी किताब है, यानी ये इसकी विशेषता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुरानी। पुराने जमाने में लोग किस तरह रहते थे। जमाने की बात की है पर उसकी विशेषता क्या है, पुराने जमाने की बात की है, तो यहाँ पे आएगा पुराने। ग, जिन्हें नादान लोग नए जमाने की निकली हुई चीज समझते हैं। तो कैसे लोग, नादान लोग, लोग की क्या विशेषता है, नादान। तो नादान वर्ड लिखेंगे। और जमाने के, पर कैसे जमाने के, नए जमाने के, तो नए क्या बना, विशेषण वर्ड, तो उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। घ, क्रीट एक छोटा सा टापू है। टापू एक संज्ञा है पर छोटा सा क्या है, उसकी विशेषता है, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटा सा। प्रश्न नंबर 3। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे गाड़ी धीरे धीरे चलती है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, इसीलिए क्रिया विशेषण है। देखो अब तक हमने विशेषण के बारे में ओनली पढ़ा था, इस बार विशेषण का प्रकार बताया है कि विशेषण का एक प्रकार है क्रिया विशेषण। विशेषण वर्ड हो पर विशेषण वर्ड क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, ओके, वो वर्ड कहलाता है क्रिया विशेषण। जिसके क्रिया का पता चलता हो ऐसी विशेषता बताने वाला वर्ड क्रिया विशेषण कहता है। जैसे कि गाड़ी धीरे धीरे चलती है, तो गाड़ी के बारे में बात है पर उसके विशेष वर्ड क्या है कि वो धीरे धीरे चलती है। पर धीरे धीरे क्या है, एक क्रिया है, इसीलिए ये क्या बन जाता है, क्रिया विशेषण बन जाता है। उचित क्रिया विशेषण से वाक्य पूरे करो। तुम मुझसे बहुत सी बातें खाली जगह पूछा करती हो। तो इसके अंदर क्रिया विशेषण क्या है, अक्सर पूछा करती हो, ओके। बच्चे खाली जगह खेलते हैं, तो उसका विशेषण वर्ड क्या आएगा, दिन भर खेलते हैं। नौसोज महल के खंडहर खाली जगह भी मौजूद है, अब भी मौजूद है। नेहरू ने यह खाली जगह लिखा, यह पत्र खाली जगह लिखा, तो नेहरू ने यह पत्र कब लिखा, ओके। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। पाठ में से शब्द युग्म चुनकर लिखो। जैसे छोटे बड़े, शब्द युग्म ढूंढने हैं, शब्द के जोड़े, तो छोटे बड़े, इससे के जैसे वर्ड ढूंढने हैं तो डिल डॉल, बड़ी बड़ी, अच्छी अच्छी, बड़ी बड़ी, अच्छी अच्छी और बड़े बड़े। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5। शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इनमें किंतु, परंतु, और, या, तथा, अतः, क्योंकि, इसलिए, कि आदि समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं और मेरा मित्र खेलते हैं, मुझे काम था इसलिए मैं नहीं आया। यानी जो शब्दों को, वाक्यों को और वाक्य के अंश को जोड़ने वाले जो शब्द है उसे क्या कहा जाता है, समुच्चय बोधक। जो दो वर्ड को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो वाक्यांश को जोड़ता है, ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे कि
इसके अंदर एग्जाम्पल में कौन कौन से वर्ड है, तो किंतु है, परंतु है, और है, या, तथा, अतः, क्योंकि, इसलिए, कि, ऐसे वाले वर्ड क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। एक सेंटेंस में देखेंगे, मैं और मेरा मित्र खेलता है, खेलते हैं, तो मैं और क्या बना हमारा समुच्चय वाचक, जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ता है। ओके, मुझे काम था इसीलिए मैं नहीं आया, एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस जोड़ा है, तो ये दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ, समुच्चयवाचक। इसलिए उचित समुच्चयवाचक से वाक्य पूरे करो। केडिया खाली जगह क्रीट एक छोटा सा टापू है, दोनों नाम है, पर दोनों नाम के अंदर क्या लिखेंगे बीच में, या, क्रीट। महल में स्नानघर थे, पानी के नल थे, ये दो वाक्य अलग अलग है, इसको जोड़ा है समुच्चयवाचक कौन से शब्द से, और से जोड़ा गया है। ओके, तुम्हें याद है, खाली जगह तुमने लंदन के अजायब घर में मम्मी देखी थी, क्या लिखा है, तुम्हें याद है कि, कौन से समुच्चयवाचक शब्द लिया गया, की लिया गया। शव के साथ गहने खाली जगह खाना रखा जाता था, गहने के साथ और गहने और खाने को जोड़ने के लिए कौन सा समुच्चयवाचक शब्द यूज हुआ है, तथा। ओके, तथा लिख के ये दोनों वर्ड को जोड़ा गया, ये दोनों वर्ड को जोड़ा गया है, इसके अंदर दो सेंटेंस को जोड़ा गया है। ओके, तो ऐसे समुच्चयवाचक शब्द ढूंढ के ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।